नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत यहाँ पर सभी प्रश्न प्रदान किए गए हैं। तो आइए हम जानेंगे कि वार्षिक परीक्षा में होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य पर हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं और इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य जिसमें 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा प्रत्येक विषय के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर सामान्य सी जानकारी फिल करना होगा। कक्षा 8 विषय गणित के लिए यह प्रोजेक्ट कार्य है। इसी प्रकार से अन्य विषय के लिए भी प्रोजेक्ट कार्य दिए जाएंगे। तो इन्हें हमें अपने घर पर रहकर अपने माता पिता एवं बड़ों से आप जानकारी प्राप्त करके सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ विद्यार्थी के लिए निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो देखिए, विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम अंकित करेंगे, इसके बाद पिता का नाम और फिर शाला का नाम अंकित करेंगे। देखिए, अपनी शाला का नाम लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ दिया है, यहाँ पूर्णांक जो प्रोजेक्ट है ये 40 अंक का होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए शिक्षक के हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को भी हम जान लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं इनका हम अभ्यास करेंगे। इन्हीं से वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। विषय गणित कक्षा 8 प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, प्रश्न पहला है, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवें। देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखेंगे और सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय, जैसे देखिए यहाँ पर सोमवार दिन दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसी प्रकार से प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके लिए यहाँ पर एक समय सारणी पढ़ने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे, यहाँ पर समय दिया गया है। जैसे प्रथम भाषा सोमवार के लिए 7 से 8 बजे तक। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से अन्य यहाँ पर दिनों के आधार पर समय दिए गए हैं। आइए अब हम इस सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया है। तो देखिए, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को, देखिए मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया है। देखिए, तो विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया है। इसका आंसर देखिए, गणित विषय देखिए यहाँ पर सबसे अधिक समय है, तो गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया है। इसके बाद है, किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की। तो देखिए, सोमवार को आप देखेंगे यहाँ पर इनका टोटल करेंगे, यहाँ जो समय दिया है इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पर सोमवार के दिन सबसे अधिक पढ़ाई की, तो हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की है। तो देखेंगे हम यहाँ पर सारणी में पूरे समय में विद्यार्थी ने किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए तृतीय भाषा की पढ़ाई सबसे कम की गई है। देखिए तृतीय भाषा, यहाँ पर भी मंगलवार को पढ़ाई नहीं की गई, बुधवार को भी पढ़ाई नहीं की गई, तो इस आधार पर हम यहाँ पर इसका आंसर भी देंगे। इसके बाद अगला है, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। तो देखिए, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित को 7 घंटे और विज्ञान को 5.5 घंटे दिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ समय लिख सकते हैं। देखिए, गणित और विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने, तो आप यहाँ पर समय काउंट करके यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग कर एक दंड आलेख भी बनाइए। तो देखिए, होम बेस्ड असेसमेंट के आधार पर हम इस प्रकार से दंड आलेख भी बना कर ला सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है इस प्रकार से घंटे, एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस प्रकार से घंटे को हम इस प्रकार से यहाँ दर्शा देंगे। और यहाँ दिया है भाषा, ठीक है, तो प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, इस प्रकार से हम दंड आलेख भी बना लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं जैसे वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। दूसरा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा है, इस सूचना के दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए, ये भी प्रोजेक्ट कार्य, होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इन प्रश्नों के आंसर याद कर लेना है।
तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ऋतु दी गई है और मतों की संख्या, जैसे ग्रीष्म ऋतु में 90 मत, वर्षा ऋतु के लिए 120 मतों की संख्या और शीत ऋतु में 150। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋतु और उनके आधार पर मतों की संख्या दी गई है। अब देखिए सबसे अधिक मत शीत ऋतु को मिले, यहाँ पर हम प्रश्न के आधार पर देखेंगे किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक मत शीत ऋतु को मिले। इसके बाद है ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 90/360 गुणा 360 बराबर देखिए 90। तो हम वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का हम जो मतों की संख्या है इनको लिख देंगे। तो 120/360 गुणा 360 बराबर क्या आ जाएगा 120 अंश। शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे और देखिए शीत ऋतु अर्थात सर्दी ऋतु के लिए देखिए इसमें से हम 150 घटा देंगे। और वर्षा ऋतु में देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला है विभिन्न केंद्रीय कोण पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं। तो देखिए पाई चार्ट को दर्शाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर जो पाई चार्ट दिया गया है इसे हम इस प्रकार से यहाँ दर्शा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु को इस प्रकार से चित्र के माध्यम से पाई चार्ट हम बता देंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी इसका अभ्यास कर लेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या आप उपयुक्त आकारों में से प्रत्येक के परिमाण का सूत्र लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ आरेख दिए गए हैं, इनका आकार और क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आरेख, आकार और इनका यहाँ उत्तर दिया गया है। देखिए जैसे आयत, यहाँ देखिए आयत है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित देखिए भुजा गुणा भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है उपयुक्त दी गई आकृति में प्रत्येक के परिमाप के लिए व्यंजन निम्न प्रकार हैं। आयत 2 लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग 4 गुणा भुजा, त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग, समांतर चतुर्भुज के लिए 2 गुणा आसन भुजाओं का योग और वृत्त के लिए 2 पाई आर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सूत्र भी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न 4 है उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं जैसे वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर का एक मानचित्र खींचिए। तो देखिए विभिन्न विशेषताओं जैसे खेल का मैदान, इन संकेतों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम इस प्रकार से मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि को दिखाते हुए विद्यालय परिसर का मानचित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए बच्चों, खेल परिसर है इस प्रकार से, बगीचा, कार्यालय, मुख्य द्वार, इस प्रकार से हम यहाँ पर एक मानचित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5 है एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखिए पहला नंबर है 2002 वर्ष 2002 में, दूसरा है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, और वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, ये प्रश्न दिए गए हैं। तो हम आलेख के आधार पर देखेंगे यहाँ पर किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके आधार पर हम आंसर इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ देखिए वर्ष दिया है और बिक्री देखिए करोड़ रुपये में, और वर्ष दिया गया है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो अब देखते हैं हम आलेख के आधार पर। यहाँ इसका आंसर है, देखिए आलेख में हम पाते हैं कि वर्षों को एक्स अक्ष पर और बिक्रियों को करोड़ रुपये में वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। किसी भी समय की बिक्री को उसी प्रकार से पढ़ सकते हैं जैसे हम किसी बिंदु के निर्देशांक को पढ़ते हैं। तो आलेख में हम पाते हैं कि वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ रुपये, देखिए यहाँ पर दिया है वर्ष 2002 में 4 करोड़, देखिए यहाँ पर 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, यहाँ करोड़ में बिक्री दी गई है हम। इसके बाद है वर्ष 2006 में बिक्री 8 करोड़ है। इसके बाद बी नंबर देखिए, बी का फर्स्ट है वर्ष 2003 में बिक्री 7 करोड़ रुपये, दूसरा है वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ रुपये। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, देखिए ये प्रश्न, इनके आंसर हम इस आलेख के आधार पर आसानी से दे सकते हैं। वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्री में अंतर क्या है, 8 करोड़ में से हम 4 करोड़ घटा देंगे तो 4 करोड़ इसका अंतर आ जाएगा। और डी नंबर है वर्ष 2005 में, देखिए यहाँ दिया है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था।
तो वर्ष 2005 में सबसे अधिक था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से आलेख के आधार पर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छाँट लिखिए। जैसे एक ऋण 1 प्राप्त करने के लिए ऋण 5/4 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, हम इसको x जोड़ देंगे। देखिए यहाँ देखेंगे, माना कि x जोड़ने पर, अब इनमें से हम सही विकल्प का चयन करेंगे, तो इसके लिए हम इसे हल करेंगे। तो ऋण 5/4 में हम x को जोड़ देंगे, बराबर क्या प्राप्त होगा, ऋण 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे। देखिए ऋण 5/4 को हम इधर पे पक्षांतर में लाएंगे, तो ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 1 धन 5/4 बराबर, हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा यहाँ। ठीक है, तो 4 एकम 4, यहाँ ऋण 4 धन 5/4, तो धन ऋण का ऋण 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 100 नंबर का इसका आंसर सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये जो आकृति दी गई है, उपरोक्त बनी आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न है, इसका भी हम अभ्यास कर लें। तो इनका योगफल देखिए, सभी उपरोक्त बनी आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा। देखिए 1 धन 2 धन 3 6 कोण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। त्रिभुज के कोण बराबर, देखिए कोण ए धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। देखिए चारों को हम त्रिभुज के, यहाँ देखिए योग वाले गुणधर्म से हम यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिख देंगे, चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। तो कोण ए धन कोण बी बराबर कितना है, देखिए कोण ए और कोण बी बराबर अंतःकोण 180 अंश के होंगे। ठीक है, तो 180 धन 180 बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा 360 अंश। 100 नंबर का इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से ए बी सी अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हम 5 बी का मान ज्ञात करेंगे। 5 में हम देखिए क्या हमने घटाया है कि 4 प्राप्त हुआ है। देखिए 5 में हम क्या जोड़ेंगे, जोड़ना है यहाँ पर, तो हमें 4 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 5 में हम 9 जोड़ेंगे। देखिए 9 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। हम यहाँ पर देखिए 3 में किसे क्या जोड़ेंगे कि हमें 8 प्राप्त होगा, और हासिल का 1 है तो हम 4 जोड़ेंगे, 4 व 3 7 और 1 यहाँ 8, और 2 और 7 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सी के मान भी यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर 4, बी बराबर 9 और सी बराबर 7। इस प्रकार से हम यहाँ मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हमें अज्ञात अंक प्राप्त करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 6 सेब है। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 6 सेब है, पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो संख्या 4 वाले सेब की प्राथमिकता क्या होगी। कि प्राथमिकता, तो देखिए यहाँ पर संख्या के कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। एक टोकरी में सेब की संख्याएं हैं, देखिए कितनी संख्याएं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो संख्या 4 वाले सेब की प्रायिकता होगी 1/6 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है, क्योंकि देखिए हम एक सेब निकाल रहे हैं इसलिए 6 में से 1 अर्थात 1/6। अगला है प्रश्न, रवि राजू तथा राय में 360 रुपये इस प्रकार बांटें कि वे रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। तो देखिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। माना कि कुल भाग है x, रवि राजू तथा राय में कुल रुपये हैं 360 रुपये। अब रवि को 2 भाग बराबर 2x, राजू को 3 भाग बराबर 3x, राय को 5 भाग बराबर 5x। तो कुल भाग क्या हो जाएंगे, 2x धन 3x धन 5x बराबर 360। अब हम इसे जोड़ देंगे, 10x बराबर क्या होगा 360, तो x बराबर 360/10। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 36। ठीक है, यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा। तो अब देखिए रवि का भाग बराबर, तो यहाँ पर 2 गुणा x का मान रख देंगे 36, तो 72 आ जाएगा। राजू का भाग बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3 गुणा x बराबर 3 गुणा 36 108 आ जाएगा। और राय का भाग बराबर 5 गुणा x बराबर 5 गुणा 36 बराबर 180। तो रवि का भाग 72, राजू का भाग 108, राय का भाग 180। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 अंश का है, तो त्रिभुज के शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 अंश का है, तो कोण ए बराबर 40 अंश। देखिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है। अब देखिए हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं, तो
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है। देखिए कोण बी बराबर कोण सी दोनों बराबर होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान दिया है, तो कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी जो है कोण बी के बराबर में है, तो यहाँ हो जाएगा 40 को हम पक्षांतर करके लाएंगे तो 180 ऋण 40। और यहाँ देखिए बी जो है सी के बराबर में है, तो 2 यहाँ बी और बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2b बराबर 140, 180 में से हम 40 घटा देंगे तो 140 बचेगा। तो कोण बी बराबर 140/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कोण बी बराबर 70 अंश। तो कोण सी बराबर भी क्या होगा 70 अंश होगा। तो इस प्रकार से हम ये कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो 10 प्रश्न दिए गए हैं इनका हम अभ्यास अवश्य कर लें। यही जो प्रश्न हैं परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य के लिए, होम बेस्ड असेसमेंट कार्य के लिए हमें करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, आप इनका अभ्यास कर लें, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में हल करना है। तो बच्चों, आशा है कि आपको गणित होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत ये जो 10 प्रश्न दिए गए हैं ये सभी प्रश्नों समझ में आ गए होंगे। बच्चों, इसी प्रकार से हम अन्य विषय के भी प्रोजेक्ट कार्यों को प्रश्नों को समझेंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य और प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे और हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।